हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर 10 डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। इससे पहले के सारे चैप्टर्स का मैंने एक्सप्लेन वीडियो और उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके मैप स्किल सब करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी जा करके चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले लोग, इससे पहले के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से पहले लोग जो फूड गैदरर और फूड हंटर थे वो जंगलों में रहते थे, घूमते थे और कहीं से भी कुछ भी चुन के खाना, फल फूल जो भी है, जो भी जड़ें वगैरह रूट्स वगैरह वो सब खाते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे और उसको खाते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सेटल लाइफ शुरू किया। सेटल लाइफ से सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। इस चैप्टर में हम वही इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके विकास में जब वो फूड गैदरर था तब से लेकर के फूड प्रोड्यूसर के बनने तक के टाइम में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और ये सारे चेंजेस के कारण ही इसी सब चेंजेस ने सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रखी, यानी सिविलाइजेशन का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन का उद्भव हुआ। सिविलाइजेशन एक वैसे स्टेज को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के जब जो है वो साइंस, आर्ट, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे प्रोग्रेस देखने को मिले। उसी को हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन। जो अर्ली सिविलाइजेशन था ना, सबसे पहले का सिविलाइजेशन, वो नदियों के किनारे ही फ्लरिश्ड हुआ, यानी कि फला फूला, यानी कि डेवलप हुआ वहीं पर, नदी के किनारे ही। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसे कोई लोगों के पास साधन नहीं थे कि वो पानी को का जो है व्यवस्था कहीं भी कर सकें, कुएं बना सकें या बोरिंग कर सकें। ऐसा कोई उनके पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो पानी तो आदमी की बेसिक नीड होती है, तो पानी के पास ही वो जा कर के रहते थे। उसी के आसपास अपना मतलब कि घर वगैरह, जो भी झोपड़ी वगैरह है वो बनाते थे, ताकि वहाँ से वो उनके पानी की ज़रूरत को पूरी कर सके। जैसे कि जब वो एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके लिए भी उन्हें उसके फसलों में पानी डालने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा दूर रहेंगे तो वहाँ से वो फसलों की सिंचाई नहीं कर पाते। इसलिए जितनी भी अर्ली सिविलाइजेशन थी वो सभी नदियों के किनारे ही डेवलप हुई, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत थी। और फिर नदी किनारे सॉइल जो थी वो फर्टाइल होती थी और घर बनाने के लिए जो वो ईंट बनाते थे उसके लिए मिट्टी और पानी दोनों ही वहाँ पे आराम से मिल जाता था। इसके साथ ही, इसके अलावा जो है पानी जो है वो लोगों को और भी कई सारे अवसर प्रदान करता किया लोग। जैसे कि क्या, वहाँ पर पानी के किनारे रहते थे तो वहाँ पे वो फिशिंग भी करते थे। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए में भी नाव से कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनको सुविधा हुई। और फिर ट्रेड के लिए भी, क्योंकि उस समय तो कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं, तो पहिए का आविष्कार हुआ था, लेकिन उतने लंबे दूरी तक जाने के लिए कोई वैसा साधन नहीं था। तो लोग, और सस्ता साधन था सबसे ज़्यादा क्या, पानी ही। पानी में कोई भी जैसे लकड़ी के नाव वगैरह से जो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता था। और साथ ही साथ क्या था कि पानी के किनारे, नदियों के किनारे मॉडरेट क्लाइमेट होता था। मॉडरेट यानी कि एकदम मतलब कि सम जलवायु, एकदम ना तो ज़्यादा गर्मी और ना तो ठंड, पूरा साल एक जैसा टेम्परेचर रहता था। मैन had learned the art of extracting the and smelting of copper in the later Neolithic period। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, नियोलिथिक पीरियड में लास्ट में लोगों ने जब वो क्या बनाते थे, मिट्टी के पॉट्स वगैरह, जब किल्न में वो उसको बेक करते थे, पकाते थे भट्टियों में, तो वहाँ पर उनसे कोई जो है सो जो मेटल है वो किसी वहाँ पर मेल्ट हो गया और मेल्ट होकर के वो पिघल के निकला। तो उससे उन्होंने देखा कि ये कॉपर था। जैसे क्योंकि कोई भी जो मेटल होता है उसको जब ज़मीन से कोड़ के निकाला जाता है तो उसमें कई सारी जो है वो अशुद्धियाँ मिली होती है, कई सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह मिले रहते हैं। तो उसको उसमें से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, मेटल को बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट करके उसको लिक्विड कर दिया जाता है। उसके बाद उसको मेटल को जो है सो वो छान लिया जाता है। तो उससे वो जितनी भी उसके अंदर जो गंदगी रहती है ना वो सारी निकल जाती है और प्योर मेटल निकल जाता है वो। तो इस तरह उन्होंने जो है सो पिघला करके कॉपर को मेल्ट करके और कॉपर को निकालना सीख लिया था लेटर न्यूलिथिक पीरियड में। उनके इस एक्सपेरिमेंट्स ने उनको हेल्प करी एक न्यू मेटल और बनाने में। कैसे?
क्योंकि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया पहले तो कॉपर निकाला, उसके बाद फिर उन्होंने इसी कॉपर से अभी धीरे धीरे सीखते गए, तो धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखते जाए और उसी तरह से उन्होंने ब्रॉन्ज का आविष्कार किया, ब्रॉन्ज बनाया। ब्रॉन्ज कैसे बनाया? तो ब्रॉन्ज में 2 मेटल्स का मिक्सचर होता था, एलॉय यानी कि मिश्रण, उसका मिक्सचर था, 2 मेटल्स को मिला करके बनाया ब्रॉन्ज। इसमें टीन और कॉपर, ये 2 जो मेटल्स हैं टीन और कॉपर, इन दोनों को क्या किया, बहुत ज़्यादा हीट करके लिक्विड बना दिया, लिक्विड को मिक्स कर दिया और जो उसके बाद जो मेटल बना वो बन गया ब्रॉन्ज। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था और ज़्यादा ड्यूरेबल यानी ज़्यादा समय तक चलने वाला था। और इस पीरियड को, जिस समय ब्रॉन्ज बना तो उस पीरियड को ब्रॉन्ज का आविष्कार हुआ, तो उस पीरियड को ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ डू यू नो में बताया गया है कि स्मेल्टिंग मीन्स क्या होता है। तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है हीट करना, बहुत ज़्यादा गर्म करना और पिघला करके उसमें से ओर को मेटल्स में से ओर को ऑब्टेन करना होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपके 4 मेजर सिविलाइजेशंस का दिया गया है मैप में कि 4 मेजर सिविलाइजेशन का है। देखिए यहाँ पे है, ये नाइल नदी है, ये रहा नाइल रिवर, पतला सा आपको दिख रहा होगा, इसी के किनारे ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए टिग्रिस यूफ्रेट जो है अभी का टाइम है एंशियंट मेसोपोटामिया, यानी पहले के समय में मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया का सिविलाइजेशन है यहाँ पर टिग्रिस नदी किनारे। और ये रही हमारे इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा एंड वैदिक सिविलाइजेशन, इंडस गंगा सिविलाइजेशन, इसको कई नामों से जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, और ये रहा यहाँ पे चाइना का येलो रिवर के पास जो है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो ये 4 बड़ी सिविलाइजेशंस थी एंशियंट टाइम में जो सबसे पहले डेवलप हुई। इन्हीं के चारों के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। Hence it helped the man to make better tools and implement to increase the efficiency and production। तो इस प्रकार से जब ये ब्रॉन्ज का डेवलपमेंट हो गया, कॉपर का हो गया, तो पहले लोग क्या बनाते थे, सिर्फ पत्थर के स्टोन्स के बनाते थे वीपन्स वगैरह, जो टूल्स वगैरह थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हड्डियों के और जो हाथी के दांत वगैरह थे उससे बनाने लगे। उसके बाद जब कॉपर आ गया तो कॉपर का भी बनाने लगे, और अब जब ये ब्रॉन्ज आ गया तो इसका भी बनाने लगे। इससे क्या हुआ कि उनके काम करने की जो एफिशिएंटी थी, अच्छे अच्छे धारदार कुल्हाड़ी वगैरह बन गई, तो वो उनका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। इसके अलावा इस पीरियड में बहुत सारे नए नए स्किल और क्राफ्ट का भी डेवलपमेंट हुआ। गांव में जो द विलेज सेटलमेंट्स स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स, जो विलेज के लोग थे अब क्या करने लगे, वो सामान को एक्सचेंज करके अपना ज़रूरत को पूरा करने लगे। जैसे कि उसमें पैसा तो था नहीं, पैसे का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, रुपये पैसे का, मनी का, तो लोग क्या करते थे, जिसके पास जो चीज़ें होती थी अगर दूसरे के पास वो नहीं है तो उससे वो ले लिया और अपना वाला दे दिया, एक्सचेंज करके इस तरह से वो करते थे, जिससे कि बार्टर सिस्टम कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो प्रोग्रेस हुआ ना ट्रेड इस फील्ड में, इससे ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया और सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। देखिए जो पुराने समय के जो सिविलाइजेशन है उनके रिमेन्स कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो मेसोपोटामिया में, जो अभी का इराक और साउदर्न टर्की और ईस्टर्न सीरिया का पार्ट है, और फिर दूसरा है इजिप्ट, तीसरा चाइना और इंडिया। इन 4 जगहों पर जो एंशियंट सिविलाइजेशंस के रिमेन्स हैं वो पाए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एंशियंट टाइम में सिविलाइजेशन थी। द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन enriched our knowledge and help us to understand the common characteristic as well as the differences among different cultures। तो जो ये स्टडी है, सिविलाइजेशन की स्टडीज़ हम करते हैं, इससे हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ता है किस बारे में, और हमें हेल्प करने में, समझने में मदद मिलती है कि ये जो अलग अलग सिविलाइजेशंस थी इनके बीच में क्या क्या जो डिफरेंसेस थी, क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी। तो यहाँ पर देखिए 3 सिविलाइजेशंस दी हुई है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज़। तो इनके रिलीजन क्या क्या थे, इनके ऑक्यूपेशन क्या क्या थे, इनका इन्वेंशन क्या क्या था, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में वर्शिप्ड फोर्सेज ऑफ नेचर्स इन फॉर्म ऑफ मैनी गॉड्स। यहाँ के लोग जो थे वो नेचर यानी प्रकृति की पूजा किया करते थे कई सारे देवताओं के रूप में, जैसे पेड़ की पूजा की, वर्षा की, बारिश की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, तो इस तरह से ये नेचर की पूजा करते थे। देखिए इजिप्ट में क्या था, इजिप्ट में लोग सन की गॉड के रूप में पूजा करते थे और वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ मून की, फ्लड की, इन सब की पूजा करते थे। चाइनीज सिविलाइजेशन में भी लोग देखिए नेचर की पूजा करते थे, जैसे कि अर्थ का, ओरेकल का। तो इस समय जो एंशिएंट टाइम में था, लगभग वर्ल्ड में सब जगह ये क्या था कि लोग नेचर की ही पूजा करते थे। ऑक्यूपेशन तो क्या था, तो सब जगह ऑक्यूपेशन उस समय मेनली एग्रीकल्चर ही था,
लोग पोइट्री बनाते थे, ग्लास और क्लोथ मेकिंग करते थे। इसमें भी एग्रीकल्चर था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना, उनका पालना। फिर यहाँ इसमें भी चाइनीज़ में भी एग्रीकल्चर था, जानवरों को पालना। पेंटिंग, सेरीकल्चर यहाँ पर एक क्या है, रेशम का उत्पादन सबसे पहले यहाँ चाइना में किया गया था। इन्वेंशन क्या क्या किया था किसके, सिविलाइजेशन ने। देखिए मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन ने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया। प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर एंड क्यूब रूट सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यूज़ ऑफ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों का यूज़, वाटर क्लॉक, लूनर कैलेंडर, कोड ऑफ हम्मुराबी, ये सब चीज़ों का इन्वेंशन मेसोपोटामिया ने किया। और इजिप्टियन ने क्या क्या इन्वेंशन किया, हीरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट यहाँ की थी, और पैपिरस था, सोलर कैलेंडर था, जो सोलर कैलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं ये सोलर कैलेंडर ही है, सन पे बेस होता है। फिर चाइनीज़ ने क्या क्या इन्वेंशन किया, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पिक्टो यानी कि पिक्चर वाले स्क्रिप्ट को, जो कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था, वहाँ पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ किया था। पेपर का इन्वेंशन किया। कैलेंडर दैट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूनर एंड सोलर डेट्स, लूनर यानी कि मून पे बेस था, और सोलर यानी सन पे बेस कैलेंडर, दोनों का मिक्सचर करके इसने लूनर किया, इसने सोलर किया, और इसने इन दोनों का मिक्स करके किया। यूज़ ऑफ हर्बल मेडिसिन का यूज़, एंड एक्यूपंक्चर का, ये भी एक्यूपंक्चर एक तरह का जो वो है, मतलब कि ट्रीटमेंट का थेरेपी है एक्यूपंक्चर। द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज एज डेवलप्ड इन रिवर वैलीज, जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी ब्रॉन्ज एज की, वो नदियों के किनारे ही डेवलप हुई। लेट अस स्टडी अबाउट द एंशियंट सिविलाइजेशन। अब हम एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर, किसके बारे में, तो ये तीन तो हमने पढ़ लिया जो दूसरे देशों की थी। अब हम अपने देश इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे कि हड़प्पा कल्चर भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इंडिया में है और इससे कुछ एरिया पाकिस्तान में भी हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो डिवीज़न हो गया तो अब पाकिस्तान में से कुछ पार्ट्स चले गए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर। द रिमेन्स ऑफ दिस ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन वर फाउंड इन मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, रूपर, लोथल, कालीबंगन एंड मैनी अदर प्लेसेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। तो ये जितने भी और रिमेन्स मिले हैं, बचे हुए चीज़ें जो भी अवशेष वगैरह मिले हैं इसकी पुरानी, इस बहुत बड़ी एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन मतलब कि ये एक शहरी सिविलाइजेशन थी। यहाँ के लोगों का जो रहन सहन था, घर वगैरह जो बनाए हुए थे वो बिल्कुल एक अर्बन तरीके से, गांव जैसे झुग्गी झोपड़ी वगैरह नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे से नाली वगैरह की व्यवस्था थी और पक्के ईंटों के बने हुए घर थे। तो इसलिए इसे एक अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया और बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। तो इसके जितने भी पुराने अवशेष मिले हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो वो सब मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, रूपर, लोथल, कालीबंगन और भी कई सारे प्लेसेस में, नदियों के किनारे से इंडस रिवर और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ क्या होती हैं, इससे एक मेन रिवर आ रही है गंगा, इधर से आके कोई छोटी छोटी नदियाँ बहुत सारी इसमें सब जा कर के मिलते जाती है बीच बीच में, तो वो सब इसकी ट्रिब्यूटरी नदी हो गई। बिफोर पार्टीशन यानी कि इंडिया में था, बिफोर पार्टीशन यानी जब पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया का, पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं हुआ था, तो पूरा पार्ट सब इंडिया में ही था। द कॉइन्स एंड अदर मटेरियल्स वर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एट हड़प्पा इन पंजाब, जो कॉइन्स यानी कि सिक्के थे और भी कई अन्य सारी चीज़ें जो थी वो सबसे पहले कहाँ पे खुदाई में मिली, तो सबसे पहले हड़प्पा में मिली। हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में आ गया है। ये 1921 में श्री R.B. दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। उन्होंने ये प्रूव किया कि 5000 ईयर्स पहले यहाँ पर एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। उन्होंने ही यहाँ पर खुदाई करी तो उनको पता चला, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि यहाँ पर 5 साल पहले एक सिविलाइजेशन थी। यहाँ पर देखिए अब मैप में दिया हुआ है, तो देखिए ये रहा इंडिया का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये जो डॉट डॉट लाइन है ब्लैक वाली, ये है इंडिया, और इसके अदर साइड का है पंजाब, पंजाब पाकिस्तान है। तो ये सारे जो जितने भी साइट्स हैं दिखाए गए हैं ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हैं। दिस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज इंडस वैली और हड़प्पन कल्चर। ये सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके सारे जो शहर थे और जो भी ऑब्जेक्ट पाए गए हैं वो सबसे पहले कहाँ, हड़प्पा में पाए गए थे। हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा कल्चर कहा गया। लेकिन बाद में जो इसके बहुत सारे साइट हैं वो इंडस वैली के आसपास पाए गए, तो फिर इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया।
सिटी कैसी थी, सिटी की प्लानिंग कैसी थी, यहाँ के लोगों की जो खुदाई थी उससे ये प्रूव हुआ कि जो सिटीज़ थी वो वेल प्लान्ड थी, बहुत ही प्लानिंग करके बनाई हुई थी, एकदम नक्शे से बनाई हुई थी। और जो सिटीज़ था उसे 2 पार्ट में बांटा गया था, एक अपर पार्ट था, एक लोअर पार्ट था। जो अपर पार्ट था उसे सिटाडेल कहा जाता था और जो लोअर पार्ट था उसे लोअर टाउन कहा जाता था। सिटाडेल जो था वो सेंट्रल पार्ट होता था शहर का, सेंट्रल पार्ट यानी बीच का मेन सिटी वही होता था सिटाडेल। इसमें जो है कई सारी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स पाई गई हैं, जैसे ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा जो है सो ग्रेट बाथ पाया गया, जैसे पिक्चर में जो दिखाया गया है ये। और ग्रेनरी पाया गया है जहाँ पर ग्रेन्स को यानी अनाजों को स्टोर किया जाता था। और टाउन हॉल, ये सभी यहीं पे सिटाडेल में ही पाए गए हैं। और जो लोअर टाउन था वो रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ पे आम जनता रहती थी। और ये जो एक ह्यूज ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ जो है सबसे बड़ा डिस्कवर किया गया, वो कहाँ, मोहनजोदड़ो में, इन द मिडिल ऑफ सिटाडेल, सिटाडेल के मिडिल में था ये मोहनजोदड़ो। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाथ पाया गया, ये पिक्चर है उसी की है। इट इज़ डीप बाथ, ये गहरा था, बहुत गहरा था। कितना, 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और मैक्सिमम डेप्थ इसकी यानी गहराई इसकी 2.4 मीटर थी। और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी 2 साइड से। ऐसा माना जाता है कि ये इसका यूज़ लोग कभी कभी कोई रिलीजियस पर्पस यानी कोई धार्मिक पर्पस होता था तब लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते थे और लोग यहाँ पर पवित्र स्नान वगैरह किया करते थे। दे बिलीव दा, वो मानते थे कि वाटर टू बी अ ग्रेट प्यूरीफायर, की वाटर क्या है, एक बहुत ही अच्छा प्यूरीफायर है। इसलिए विशेष धार्मिक विशेष रिलीजियस ओकेजन्स पे यहाँ पर आकर के नहाया करते थे। द ग्रेट बाथ हैड ए वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। जो ग्रेट बाथ है इसमें बहुत ही अच्छे से वाटर सप्लाई का जो है वो प्लान करके बनाया हुआ है, यानी कि पानी इसमें कहाँ से भरेगा उसकी व्यवस्था की हुई है। और फिर जो वो भरा हुआ पानी लोगों ने जब यूज़ कर लिया नहा के, उस पानी को खाली कैसे करना है, ड्रेनेज यानी कि उसको निकालने के लिए, बहने के लिए, उसकी भी बहुत अच्छी सी व्यवस्था थी। जो अमेजिंग फैक्ट है वो इस ग्रेट बाथ के बारे में वो ये है कि जो ब्रिक वर्क था ना, जो ईंटों का जो वर्क था वो कम्प्लीटली वाटर प्रूफ था। जो ईंट वगैरह से जो चारों तरफ घेर के बनाया हुआ था ना, वो बिल्कुल वाटर प्रूफ था, उसमें पानी लीक नहीं करता था। जो ज़मीन थी, फ्लोर थी टैंक की, वो इसमें जिप्सम, प्लास्टर और एक थिक लेयर था बिटुमिन, जो कि नेचुरल टार होता है, इन सब से बनाया गया था, जिससे कि पानी बिल्कुल भी लीक नहीं करता था। सिटाडेल आल्सो हाउस द रूलिंग क्लासेस। सिटाडेल जो था वहाँ पर जो रूलिंग क्लासेस थी, जिनका जो लोग शासन करते थे, वो लोग वहाँ पर रहते थे। जैसे कि जो प्रीस्ट है, पुजारी है, और जो मर्चेंट्स है, व्यापारी लोग हैं, ये सभी वहाँ पर रहते थे। ये हाई एंड थिक वॉल, यानी कि ऊंचा और मोटे दीवारों से ये सिटाडेल को घेरा हुआ था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो इंडस नदी में जो बाढ़ वगैरह आती थी, फ्रिक्वेंट फ्लड इन इंडस वैली, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो छोटे छोटे व्यापारी थे, मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन थे, लेबर थे, ये सभी लोअर टाउन में रहते थे। इस प्रकार जो हाउसेस थे वर बिल्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि जो यहाँ पर जो हाउसेस थे ना लोअर टाउन में, ये रोड के दोनों साइड बने होते थे और पके हुए ईंटों के, स्टोन और लकड़ी का यूज़ करके बने होते थे। और हर घर में 2 या 3 स्टोरी यानी 2 या 3 फ्लोर का हर घर होता था। और उसमें चढ़ने के लिए, उतरने के लिए स्टेयर्स, सीढ़ियाँ भी होती थी। ऑल द स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, और जितने भी रास्ते थे ना वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे, यानी कि इस तरह से रास्ता है, ऐसे ऐसे देखिए राइट एंगल पे कर रहा है ना, इस तरह से रास्ता एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता था। क्या आप जानते हैं जो स्ट्रीट्स थे वो इस तरह से बने हुए थे, बिल्कुल राइट एंगल पे, बिल्कुल सीधी सीधी, ऐसे सीधा सीधा ऐसे ऐसे करके, कि हवाएं जब चलती थी तो ये हवाओं से, यहाँ जो रास्ते हैं वो हवाओं से बिल्कुल साफ हो जाते थे। सिटाडेल जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा लार्ज साइज का बना हुआ ग्रेनरी पाया गया है। और ग्रेनरी जो है ये कहाँ पाया गया, कहाँ कहाँ पाया गया है, तो ये हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन, इन 3 जगहों पर ग्रेनरी पाया गया। ग्रेनरी क्या होता है, जहाँ पर अनाज को स्टोर करके एक्स्ट्रा अनाज जो होता था ना, सरप्लस, जैसे लोगों ने अपना साल भर का खाने का जो रख लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उसको वहाँ पर स्टोर करके लोग रखते थे, ताकि कभी जब कोई अनाज का उपज ना हो या किसी कारण से कुछ दिक्कत हो जाए तो उस समय उसका यूज़ करते थे। दे वर बिल्ट टू स्टोर द सरप्लस ग्रेन, सरप्लस ग्रेन यानी एक्स्ट्रा ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। हड़प्पा, अकेले हड़प्पा में ही 6 ग्रेनरी पाए गए हैं, और जब बिगेस्ट वन हैज़ फाउंड इन मोहनजोदड़ो, और इनमें सबसे बड़ा जो ग्रेनरी पाया गया है वो कहाँ, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा में 6 पाया गया है और सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में आपको ग्रेट बाथ भी मिला है और बड़ा सा ग्रेनरी भी मिला है। ज़्यादातर जो ग्रेनरी हैं वो कैसे होते थे, छोटे छोटे बैरिक्स होते थे, वहाँ पे होते थे,
जो लेबर होते थे वहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए रहा करते थे। द इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम वाज हाईली एफिशिएंट टू ड्रेन द डर्टी वाटर आउट ऑफ द सिटी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों की व्यवस्था थी, वो इतनी अच्छी थी कि पानी जो है बहुत आराम से शहर से बाहर चला जाता था निकल करके। जैसे कि हल्का सा ढलान करके नाली बनी होती थी और बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे ऐसे रोड होते थे तो सीधी सीधी बनती थी, और बीच बीच में जहाँ पर नालियाँ एक दूसरे से आपस में मिलती थी चौराहे पे, वहाँ पे उनमें ढक्कन लगा होता था उसको साफ करने के लिए। दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स, ये ब्रिक्स ईंटों से पत्थरों से कवर किए हुए होते थे जिसको हटाया भी जा सकता था। जो छोटे छोटे जो ड्रेन्स थी, छोटी छोटी नालियाँ, वो बाथरूम और किचन की वो बड़ी वाली नालियों में जा कर के मिल जाती थी और फिर वे बड़ी वाली जो है वो शहर से बाहर पानियों को ले जाया करती थी। ऑक्यूपेशन क्या था उस समय लोगों का, तो इसमें देखिए जो मेन ऑक्यूपेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का वो फार्मिंग था, खेती करना, वीविंग, कपड़े वगैरह बुनना, कॉटन के कपड़े बुनते थे ये, और वूलन के ऊनी कपड़े भी बुनते थे, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, टॉय मेकिंग, मेटल वर्क और ट्रेडिंग, व्यापार करना, ये सब यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। एनुअल फ्लड्स, यानी कि वहाँ पे एनुअल साल में एक बार बाढ़ आ ही जाता था इंडस रिवर में। इससे क्या होता था, वहाँ जो बाढ़ है ना, बाढ़ का पानी जब आता था वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा के लाती थी, तो जो वो मिट्टी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती थी, जिसके कारण से वहाँ पर कॉटन की फसल, वीट की फसल और बार्ली की फसल बहुत अच्छी होती थी। जो फार्मर थे वो इस बारे में अवेयर थे, जागरूक थे। किस बारे में, तो अलग अलग तरह के इरिगेशन के जो मेथड्स थे उसके बारे में। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड, देखिए बहुत कई सारी जगहों पर हड़प्पा में नहर पाए गए हैं। नहर क्या होते हैं, तो जो कोई नदी जा रही होती है और इधर साइड अगर पानी नहीं की कमी है तो क्या करते हैं, नदी से एक नदी के ही जैसा काट करके बड़ा सा छोटा सा नदी जैसा ही बनाया जाता है। तो मतलब कि आर्टिफिशियल नदी कह सकते हैं, इसे मैन मेड रिवर कह सकते हैं, तो उसे ही कैनल्स कहा जाता है। तो हड़प्पा के साइट में उतने समय पहले वहाँ पे पाया गया है। अदर सोर्सेज वर वाटर रिसर्वियर्स, वेल्स एटसेट्रा, और भी कई सारे सोर्सेज थे पानी के, जैसे कि रिसर्वियर्स और वेल्स, कुएँ वगैरह। जो फार्मर्स थे वे क्या यूज़ करते थे, प्लो, हल का यूज़ करते थे, सिकल का यूज़ करते थे फसलों को काटने के लिए, और ये सब चीज़ें फार्मिंग के लिए करते थे। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इनकरेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे जो कल्टिवेशन होता था ना, खेती कॉटन का, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ों का, जहाँ पे कपड़ों का निर्माण होता है, कपड़े बनाए जाते हैं, उसकी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला और लोग एक्सपर्ट बन गए इन सब चीज़ों में, कपड़े वगैरह बुनने में। आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, इन सब में वो एक्सपर्ट हो गए। द पीपल ऑफ डोमेस्टिकेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, लोगों ने बड़ी संख्या में जानवरों को भी पालते थे, जैसे कि ऑक्स, बफलो, गॉट, शेप, पिग और कैमल, इन सबको वो पालतू बनाते थे। पॉटरी वाज आल्सो अ पॉपुलर इंडस्ट्री, पॉटरी जो था ना, कि पॉट वगैरह बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये भी एक पॉपुलर इंडस्ट्री था। इन पॉट्स को पकाया जाता था और उनमें ग्लेज्ड किया जाता था, पॉलिश किया जाता था और उन्हें सजाया जाता था। द पीपल इंडस वैली वर आल्सो एक्सपर्ट इन मेकिंग टेराकोटा, जो इंडस वैली के लोग थे वो टेराकोटा टॉयज़ यानी कि टॉयज़ को पका करके जो बेक करके बनाया जाता था, और एनिमल्स के स्कल्पचर्स, ये सभी बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। बट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक स्किल इज़ फाउंड इन द सील, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट कहा जा सकता है जो देखा गया वो कहाँ पे, सील पे। सील क्या होता है, मुहर होते हैं जो मुहर मारने वाले, उस तरह के उस पर देखा गया। द इनग्रेविंग ऑफ एनिमल्स, उस पर क्या क्या बनाया गया हुआ था, एनिमल्स, इनग्रेव यानी कि उस पर खुदाई करके, यानी कि उस तरह से उखाड़ के उस पर बनाया जाता था। जानवरों के चित्र, फ्लावर के और कई तरह के सिम्बल्स जो है वो सील पर देखा गया है। हैव आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जिनका कि आर्टिस्टिक, कला के रूप में और धार्मिक रूप में उनका बहुत इंपॉर्टेंस था। बहुत सारे ब्रॉन्ज के टूल्स, स्टैचू ये भी पाए गए हैं, और दे इंडिकेट द मास्टरी ऑफ द आर्टिस्ट इन ब्रॉन्ज कास्टिंग। ये सब क्या इंडिकेट करते हैं कि उस समय के लोग कितने मास्टर थे ब्रॉन्ज का आइटम्स बनाने में। द इंडस वैली हैड मॉइस्ट क्लाइमेट, इंडस वैली का क्लाइमेट कैसा था, मॉइस्ट था, यानी कि बिल्कुल नम था, मॉइस्चर वाला था, और यहाँ पे घने जंगल थे, जो कि लोगों को सफिशिएंट मात्रा में टिम्बर्स वहाँ से मिल जाता था, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा थे। तो टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ उन्हें मिलती थी, किस लिए, किल्न के लिए, किल्न यानी भट्टियों में जब वो बर्तन वगैरह पकाते थे, ईंट पकाते थे उसके लिए, और बोट्स वगैरह बनाने के लिए।
और ये बोट से इनको हेल्प मिलती थी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में। इंटरनल यानी कि अपने देश के अंदर और दूसरे देशों से भी ट्रेड करने के लिए जाने के लिए उसमें बोट जो होता था बहुत ही अच्छा साधन था। इससे इनके व्यापार को भी बढ़ावा मिला। इंटरनल ट्रेड वर आल्सो कैरिड आउट ऑन लैंड रूट्स। इंटरनल जो ट्रेड थे वो बोट्स के द्वारा भी होते थे और जहाँ बोट्स नहीं जाती थी वहाँ पर तो वो क्या है लैंड के रूट से, ज़मीन के रास्ते से भी हुआ करता था। ब्लॉक कार्ट से यानी बैलगाड़ी से, कैमल कार्ट से, ऊँट का गाड़ी से, इन सब से होता था। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है योगी का और फिर ये कुछ पॉट्स के पिक्चर्स हैं और ये देखिए ब्रॉन्ज का स्टेचू है ये डांसिंग गर्ल का उस समय का। और जो बताया गया ना कि सबसे अच्छा जो था आर्टिस्ट देखा गया था वो कहाँ, सील पर। तो ये सारा सील का पिक्चर्स हैं। देखिए ये सारा ये जो सील है ये सब की पिक्चर्स हैं। द पीपल यूज वेट एंड मेजरमेंट ऑफ स्लेट एंड स्टोन्स। लोग वेट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए स्लेट और स्टोन्स का यूज़ करते थे। सील ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन का सील जो है वो इंडस सिटीज़ में पाए गए हैं। और फिर डॉकयार्ड यानी कि जो समुद्र के किनारे जहाँ पे शिप वगैरह आकर के सी पोर्ट जिसे कहा जाता है उसके भी अवशेष खोजे गए हैं। कहाँ पे हो, तो वो गुजरात के लोथल में पाया गया है। डॉकयार्ड कहाँ पाया गया, गुजरात के लोथल में पाया गया है। जो ये प्रूव करता है कि जो इंडस वैली के लोग थे उनका ट्रेड रिलेशन मेसोपोटामिया, इजिप्ट और अदर कंट्रीज से भी होता था। और वो वहाँ कैसे जाते थे, बोट के द्वारा ही जाते थे। आगे यहाँ डू यू नो में दिया हुआ है कि सील आर यूज्ड इवन टुडे फॉर सीलिंग पैकेट्स एंड इनवेलप्स टू इंश्योर देयर सिक्योरिटी। यानी कि सील का यूज़ आज भी किया जाता है पैकेट वगैरह पे सील करने के लिए, इन्वेलप को सील करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उस पर मोहर मार करके। इससे आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि इस ऑफिस को सील कर दिया गया, इस सरकारी ऑफिस को चाहे किसी को भी, तो वहाँ पे इसी तरह से सील किया जाता है। रिलीजन क्या था उस समय के लोगों का, तो द सील्स हैव बीन द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सील है ना वही उस समय के इंफॉर्मेशन का मेन सोर्सेज हैं कि उस समय लोगों की क्या क्या धार्मिक मान्यताएं थी, क्या पूजा करते थे वो, क्या किस चीज़ की पूजा करते थे। उस समय के जो लोग थे वो नेचर के फॉर्म में एनिमल्स, बर्ड्स और ट्री की पूजा करते थे। एनिमल फिगर्स जो हैं वो सील्स पर पाए गए हैं, जिसमें एक हम्प्ड बुल है। हम्प्ड बुल यानी कुबड़ वाला बैल। देखिए जो पिक्चर है ना इसमें कुबड़ इस तरह से ऊपर उठा हुआ इस बुल का है। यूनिकॉर्न, ऑक्स और राइनोसेरस, इन सब की वो पूजा करते थे। द पीपल वर्शिप द पीपल ट्री। जो उस समय के लोग थे वो पीपल की पेड़ की पूजा किया करते थे, जो कि आज भी होती आ रही है। दे आल्सो वर्शिप्ड ह्यूमन डाइटीज़। वो कुछ ह्यूमन डाइटीज़ दैट इंक्लूड शिव और पशुपति, इनकी भी पूजा करते थे। ह्यूमन डाइटीज़ यानी कि मानव, जिस तरह जो ह्यूमन के रूप में है, भगवान शिव है, पशुपति है और मदर गॉडेज है, इन सब की पूजा करते थे। जो पीपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो लाइफ आफ्टर डेथ मानते थे, यानी कि मृत्यु के बाद भी आदमी जो है दूसरी दुनिया में उसका जीवन रहता है, उसके बारे में इनका विश्वास था। दे बरीड द डेड विद द अर्दन पॉट्स। वो जब भी कोई आदमी मरता था तो उसके साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे पॉट्स, फूड, उसके ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी वगैरह और अदर आर्टिकल्स, वो सबको भी उसके साथ दफना दिए जाते थे, क्योंकि वो उसको उस लाइफ में अपना यूज़ करेगा, ऐसा माना जाता था। स्क्रिप्ट क्या थी लोगों की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफी देखिए इस तरह से, ये पिक्चर के फॉर्म में ऐसे ऐसे पिक्चर बना करके है। इट कंसिस्ट ऑफ पिक्चर्स। इसमें पिक्चर्स होते थे, साइंस होते थे, अलग अलग तरह के सिम्बल्स होते थे। बट दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफरेटेड, यानी कि लेकिन जो ये स्क्रिप्ट है ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अभी भी लोग इसको किसी ने नहीं पढ़ पाया है। अगर इस स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफलता हासिल होगी तो उसके बारे में हमें इंडस वैली के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इस स्क्रिप्ट को अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। डू यू नो में बताया गया कि वेइंग और मेजरिंग सिस्टम क्या था, तो द वेट यूजुअली मेड ऑफ स्टोन वाज नोन एज चर्ट। जो वेट के लिए जो स्टोन का यूज़ किया जाता था ना, देखिए ये पिक्चर में है, इस स्टोन को चर्ट के नाम से जाना जाता था। दे वर क्यूबिकल इन शेप। ये शेप में कैसे हैं, क्यूब के जैसे हैं। विद नो मार्क्स ऑन इट। इनके ऊपर कोई मार्क्स नहीं होता था, कोई निशान नहीं होता था, बस क्यूब के शेप में होते थे। मेटल स्केल पेन वाज यूज टू मेजर द थिंग्स। और जो मेटल स्केल का पेन है ये इस तरह से तराजू, इसका यूज़ किया जाता था। लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ कैसी थी। The quality of life of the people was better in the Bronze Age as compared to the Neolithic period.
नहीं, न्यूलिथिक पीरियड में लोगों की जो लाइफ थी उसकी तुलना में इस ब्रॉन्ज एज में लोगों की लाइफ की क्वालिटी काफ़ी बेटर थी। दे हैड मोर कंफर्ट एंड लेजर, वो अब और पहले से ज़्यादा कंफर्ट में थे और उनके पास खाली समय था। दे अम्यूज देमसेल्फ बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, वे अपने आप को अब खाली समय में क्या करते थे, गाना गाते थे, डांस वगैरह करते थे, इस तरह की एक्टिविटीज़ को करते थे। दे आल्सो प्लेड अ गेम, वो गेम भी खेलते थे जो कि आज के चेस के समान है, चेस के सिमिलर ही उस समय का भी कोई गेम था, उसी तरह से मिलता जुलता वो खेला करते थे। दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज़ फॉर चिल्ड्रेन, उन्होंने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खिलौने भी बनाए थे। द मेन ड्रेस देमसेल्फ इन ए लॉन्ग क्लोथ्स, जो पुरुष होते थे वो लंबे लंबे कपड़े पहनते थे जैसे कि धोती होता है उस तरह से, और जो महिलाएं थी वो लंबा लहंगा और साथ में एक शॉल इसको पहनती थी। उनके जो कपड़े थे वो ज़्यादातर कॉटन के बने होते थे और कुछ ऑर्नामेंट्स भी वो पहनते थे जैसे कि नेकलेस, रिंग, बैंगल्स, जो कि शेल्स से, शेल्स यानी जो शंख होते हैं, सीप होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, नदियों किनारे, उससे, जानवरों की हड्डियों से और आइवरी, इन सब चीज़ों से बने होते थे। दे ऑल्सो यूज़ कॉस्मेटिक्स, वो कॉस्मेटिक्स का भी यूज़ करते थे जैसे कि फेस पाउडर और काजल। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, अब देखिए सिविलाइजेशन इतनी डेवलप थी, इतनी अर्बन सिविलाइजेशन थी, सब कुछ इतना अच्छा था, तो फिर इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो गया? लेकिन इस बारे में भी अभी तक जो है बहुत सारे विद्वानों में जो है डिस्प्यूट है कि किस कारण से हुआ, ऐसा कोई एक फिक्स कारण पता नहीं चल पाया है। नो वन नोज हाउ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं पता है कि इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया। आफ्टर कंटिन्यू इतने हजारों साल तक कंटिन्यू रहने के बाद इसका जो है वो अंत कैसे हो गया। जो मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई उससे ये पता चलता है कि जो शहर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, मतलब कि बर्बाद हो गए थे, उन्हें दोबारा बनाया जाता था। तो इस तरह से वो बर्बाद होते थे और बनते थे, तो और इस तरह से उन्हें 9 बार बनाया गया था एक ही जगह पर। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि, और ये भी माना जाता है क्योंकि जो है द डिक्लाइन में हैव बीन नेचर डिजास्टर, कि वहाँ पर कुछ नेचुरल डिजास्टर आया होगा जैसे कि अर्थक्वेक आ गया होगा या बाढ़ आ गया होगा, जैसा कि हमने पढ़ा कि इंडस नदी में हर साल बाढ़ आता था, तो बाढ़ के कारण से, या फिर इंडस रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया होगा, जिधर उनके घर वगैरह सिविलाइजेशन है उधर चला गया होगा, तो इस कारण से वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया वो एरिया। द स्ट्रॉन्ग हाई वॉल अराउंड, यानी कि जो सीटाडेल था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे और स्ट्रॉन्ग मजबूत दीवारें बनाई गई थी, वो ये इंडिकेट करता है कि उधर से, किधर से, वेस्ट साइड से आर्यन जो हैं उन्होंने लगातार आक्रमण किया होगा, जिसके कारण से इसका अंत हो गया इस सिविलाइजेशन का। तो ये सब इसके कुछ बताए गए हैं कारण। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्द ही आपको करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।